हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने डिटरमिनर में इंडेफिनिट डिटरमिनर टॉपिक को, जिसमें हम सम और एनी को डिस्कस कर रहे थे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने वहां डिस्कस कर लिए थे और ये भी डिस्कस कर लिया था कि सम और एनी जो हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं। लेकिन एक पॉइंट उनका हमारे इस सिलेबस संबंधी जो था या डिटरमिनर संबंधी जो था, सम और एनी संबंधी जो था, वो रह गया था। जो एक ट्रेडिशनल तरीके से जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ते आए हैं कि सम का यूज जब काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो प्लूरल के साथ होता है। एनी जब काउंटेबल के साथ आता है तो सिंगुलर नाउन हम जनरली यूज करते आए हैं। लेकिन मुद्दा अब ये बनता है कि मैंने अब आपको वहां पर जब एक हिंट ये दे दिया था कि सम का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ भी कर सकते हैं और एनी का प्रयोग हम प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, दोनों की कंडीशन है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपके लिए सम को, सम विद सिंगुलर नाउन। सम का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ कैसे होगा यह हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सम का प्रयोग डायरेक्ट वैसे नहीं हो सकता कि कोई एक सेंटेंस सिंगल सेंटेंस दे दिया और यूज कर लिया आपने, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकिंग में तो भले ही आप कर सकते हो, क्योंकि स्पीकिंग में और राइटिंग में अंतर होता है। स्पीकिंग में तो आप जब बातचीत कर रहे हैं तो उस टाइम पर कंडीशन या सिचुएशन आपके सामने ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बर्ताव कर लेते हैं या सेंटेंस यूज कर लेते हैं, वर्ड्स यूज कर लेते हैं। राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग में तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वह मेंशन करना पड़ेगा किस सिचुएशन के अंडर में आप यूज कर रहे हैं। तो वहां डायरेक्ट सेंटेंस में कभी भी सम का प्रयोग इस तरीके से नहीं होता कि सिंगुलर नाउन के साथ कर लें। तो कब होता है? तो देखिए, जब सेंटेंस में अननोन सिचुएशन बनती है। कैसी सिचुएशन बनती है? अननोन सिचुएशन बनती है, यानी इंडेफिनिट सिचुएशन है। कोई व्यक्ति ऊहापोह की स्थिति में है, कंफ्यूजन में जी रहा है, कंफ्यूजेबल पोजीशन है उसके साथ, तो उस कंडीशन में आप सम का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखिए, कंफ्यूजेबल पोजीशन का मतलब होता है, तो अब कंफ्यूजेबल पोजीशन बताने के लिए आपको एक सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, है भाई। तो कोई एक सेंटेंस जब आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा तो कैसे आप लिखेंगे उसे समझिए। जैसे आपने कहा, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम बुक टू रीड। अब ये सेंटेंस आपको दिया, तो पहली बात, यहां ये सेंटेंस अब पूरा हो गया है क्या? नहीं हुआ, क्योंकि इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड, और कंडीशनल वर्ड है तो इसका मतलब ये सिंगल सेंटेंस में तो कभी कंडीशनल वर्ड आता नहीं है, दो सेंटेंस कम से कम लेता है। तो यहां इसका मतलब ये पूरा नहीं हुआ है। अगर मान लो मैं इस इफ को यहां से हटा दूं और मैंने कह दिया यू आर लुकिंग फॉर सम बुक टू रीड, तो गलत हो जाएगा ये। यहां फिर हमको बुक्स करना पड़ेगा। अगर इफ नहीं है, ये सिंगल सेंटेंस दे दिया तो, लेकिन अब इफ है तो इसका मतलब अगला सेंटेंस और आपको लिखना पड़ेगा। क्या आप कहेंगे? आई कैन रिकमेंड, आई कैन रिकमेंड यू मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर जी की है ना रचना मैकबेथ। तो यहां पर मैकबेथ को आप कह रहे हैं कि किसी के लिए। अब क्या कह रहा है वो कि अगर तुम कोई बुक पढ़ने के लिए अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगे के सेंटेंस में उसने क्या कहा? आई कैन रिकमेंड यू मैकबेथ। मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूं क्या चीज? कि तुम मैकबेथ पढ़ो। तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको रिकमेंड कर रहा है कुछ पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तभी तो अगला व्यक्ति कह रहा है कि अगर तुम कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम ये पढ़ सकते हो। तभी तो हम ऐसा बोलेंगे कि आप मैकबेथ पढ़ लो। यहां पर पहले सेंटेंस में कहा है इफ यू आर लुकिंग फॉर, अगर तुम देख रहे हो कोई बुक पढ़ने के लिए तो मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं। अगर डायरेक्ट सेंटेंस दे देता कि यू आर लुकिंग फॉर सम बुक्स, तो इसका मतलब तुम कुछ बुक्स को देख रहे हो, कुछ बुक्स हैं जो तुम ढूंढ रहे हो या उनके लिए तलाश कर रहे हो।
वो तो डायरेक्ट सेंटेंस हो जाता, लेकिन यहां आपने अपनी तरफ से उसको क्या किया, रिकमेंड किया है एक किसी बुक के लिए। तो इसका मतलब है कि जो जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो वो अभी क्या है, इस चीज के प्रति डिसाइडेड नहीं है कि कैसे मैं इसका प्रयोग करूं, ठीक है, या मैं कौन सी बुक पढ़ूं। आप कहते हैं ना कई बार स्थिति आती है कि सर मुझे बताइए मैं मतलब करंट जीके के लिए या इंग्लिश के लिए या हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़ूं, तो फिर वहां सेंटेंस क्या बोला जाएगा, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम बुक ऑफ हिस्ट्री, अगर आप किसी बुक हिस्ट्री के लिए, अगर हिस्ट्री से संबंधित बुक को क्या कर रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं, टू रीड, पढ़ने के लिए, आई कैन रिकमेंड यू, तो मैं तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूं, और कोई एक बुक का नाम आप ले दीजिए। तो इसका मतलब क्या निकला कि पहले स्पीकर ने जब बोला है तो स्पीकर क्या था, अननोन था, या कह सकते हैं कि उसे पता नहीं था, वो कंफ्यूजेबल कंडीशन में था, वो कंफ्यूज था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि उस कंडीशन में ही आप यूज करेंगे किसका, सम का प्रयोग करेंगे, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर है, अच्छे से समझ लीजिए आप, सिंपल सा कंसेप्ट है यहां पर, और सिंपल सा कंसेप्ट क्या पता लग रहा है कि हमें इसमें कभी भी कोई स्पीकर है, वो स्पीकर क्या बता रहा है कि उसने कहा है कि कोई भी बुक देख रहा हो, अगर कोई भी व्यक्ति अगर देख रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो अननोन कंडीशन बने। अब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में जाते जाते आपकी जैसे कि मान लीजिए एक साइड में पीठ थी, आपको एक बाइक सवार था, वो जाते जाते मान लीजिए आपके यानी बाइक को इस तरीके से घुमा कर ले गया कि वो आपके थोड़ा सा टच करके उसके टक्कर मार के चला गया, लेकिन आपको पता नहीं लगा, आपने इधर उधर देखा, पता ही नहीं लगा किसने टक्कर मारी। तो आप उसके प्रति अननोन है कि नहीं है, ये सिचुएशन आपके अननोन है कि नहीं है, बिल्कुल अननोन है। तो सेंटेंस आप क्या लिख सकते हैं कि सम इडियट ड्राइवर क्रैश्ड माई बैक, क्रैश्ड माई बैक। तो माय डियर ये सेंटेंस दिया गया, अब यहां पर कह रहे हैं सम इडियट ड्राइवर, कि कोई इडियट ड्राइवर था, कोई बदतमीज था जो मेरे पीछे से टक्कर मार के चला गया। तो यहां पर आप ड्राइवर्स लिखोगे क्या, सम इडियट ड्राइवर्स, टक्कर एक नहीं तो मारी होगी वहां पर। और ये भी आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए सिचुएशन कैसी है, अननोन है। तो उस कंडीशन में आप अननोन सिचुएशन जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सेंटेंस स्पष्ट बता देगा, सेंटेंस के शब्द वहां बता देंगे। अननोन सिचुएशन की कंडीशन में ही आप सम का प्रयोग कर सकते हो, किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर। अब बारी आती है आपके एनी की, तो एनी विद प्लूरल नाउन, तो एनी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ कैसे आता है, यह भी आपको विशेष ध्यान देना है। कैसे आता है देखिए जरा, तो समझिएगा इसको कि एनी का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ, वैसे तो होता नहीं है, सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है, लेकिन एनी का प्लूरल नाउन के साथ कब होता है, इसमें एक कंडीशन होती है। पहले से ही आपको एक सेंटेंस ऐसा बताना होता है जिसमें आप पहले से ही ये बता दो कि आपने प्लूरल नाउन के लिए किसी से पूछा था, प्लूरल नाउन के लिए कहा था, तभी वो क्या कर सकता है, अगले सेंटेंस में प्लूरल नाउन के साथ आप एनी का प्रयोग कर सकते हो। एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसमें आप इसका प्रयोग कब करोगे, पहले मैं कंडीशन लिख दूं, प्लूरल कंडीशन इज मेंशन्ड अर्लियर, यानी प्लूरल कंडीशन जो है पहले ही मेंशन कर दी जाती है, और प्लूरल कंडीशन जब मेंशन कर दी जाती है तो आगे जब भी आप लिखेंगे तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्लूरल नाउन के साथ। कैसे, एग्जांपल से समझिएगा। आई आस्क्ड 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस टू माय टीचर बट he refused to give answer to any
क्वेश्चंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप अब यहां पर आप एनी क्वेश्चन नहीं लिख सकते। अगर डायरेक्ट आप सेंटेंस लिखते कि माय टीचर रिफ्यूज टू गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन, तब तो सही होता। वो सिर्फ इतना सा लिख देते अगर कि ही या माय टीचर रिफ्यूज टू गिव आंसर टू एनी क्वेश्चन, तो वहां तो ठीक था। लेकिन पहले ही आपने बता दिया कि आई आस्क्ड 5 क्वेश्चंस टू माय टीचर। मैंने अपने टीचर से कितने क्वेश्चंस पूछे? 5, लेकिन उन्होंने पांचों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया, यानी पांचों का ही जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कह दिया पांचों का ही जवाब नहीं दूं मैं, एनी क्वेश्चंस, है ना। तो पांचों का जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब है उसे कंबाइंड रूप से जवाब, हालांकि एनी क्वेश्चन बोलने का मतलब यही निकलता है कि पांचों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप कहोगे तो सर एनी क्वेश्चन बोलने से क्या परेशानी हो जाएगी? परेशानी इसलिए हो जाएगी कि सेंटेंस ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो ये तो परेशानी तो वही वाली बात है कि जैसे आप सुनते हैं ऑल इज वेल, आगे आएगा ऑल का कंसेप्ट भी, तो कंसेप्ट तो ये भी सही है होने को तो, और ऑल आर वेल अगर आ रहा है तो ये भी सही है होने को तो। ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। तो हम कैसे डिसाइड करें? क्या डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कोई भी कि ऑल इज वेल सही है या ऑल आर वेल सही है? तब तो आप ये कहोगे दोनों ही सही है। लेकिन अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो आप निश्चित रूप से मानिएगा वहां आपको स्पष्ट रूप से जो आंसर है वही बताना पड़ता है, अदरवाइज आप कोई दूसरा आंसर नहीं बता सकते। ऑल इज वेल और ऑल आर वेल का कंसेप्ट में हालांकि इससे आगे मच और मैं नहीं डिस्कस करता, लेकिन अभी आपको चूंकि एनी क्लियर हो जाए कि इस ऊपर वाले सेंटेंस के लिखने से क्या फर्क पड़ गया, आप ऑल की सहायता से शायद समझ पाए, तो मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। अभी इसको आपको अगर थोड़ी सी समस्या आ रही है तो यहां ऑल को समझने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगी। और समस्या आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज तक हमने जो पढ़ा हमारी जबान पर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक ही बात बढ़ी हुई है कि एनी के साथ सिंगुलर नाउन लगते हैं। और जैसे मैंने सेंटेंस लिखा एनी क्वेश्चंस, तो आपके दिमाग में तुरंत वो बात क्लिक हो गई, अरे यार एनी क्वेश्चंस तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, एनी क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैंने कहा है कि एनी क्वेश्चन होता है, लेकिन उस कंडीशन में जब डायरेक्ट सेंटेंस बोल दिया जाए, आगे पीछे उसके कोई और सेंटेंस मेंशन या कंडीशन मेंशन नहीं की जाए, तभी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। अब सेंटेंस देखो आप, तो एक बार ऑल को समझो, फिर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि ऑल का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है प्रोनाउन के रूप में, और दूसरा दोस्तों किया जाता है डिटरमिनर्स के रूप में। किसके रूप में? डिटरमिनर के रूप में। एक तो किया जाता है प्रोनाउन के रूप में और दूसरा किया जाता है किसके रूप में? डिटरमिनर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन के रूप में अब आपको अच्छे तरीके से पता है प्रोनाउन की कंडीशन क्या है, खुद ही नाउन के स्थान पर आता है, तो इसके बाद तो नाउन लगेगी नहीं। लेकिन डिटरमिनर अपने बाद क्या लेता है? हमेशा नाउन लेता है। क्या लेता है? हमेशा नाउन लेता है। क्लियर यहां तक कंसेप्ट? प्रोनाउन अपने बाद में नाउन न लेके वर्ब लेता है, तो ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल। ऑल के डायरेक्ट आपने तुरंत बाद क्या लिखा? इज और आर लिखा, यानी वर्ब को लिखा आपने। क्लियर कंसेप्ट? तो फिर कंडीशन क्या कहती है? नाउन नहीं लगाए तो ऑल इज कब आएगा, ऑल आर कब आएगा, वो अपन एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, पहले से कंप्लीट कर लें। डिटरमिनर अपने बाद लेता है नाउन, और नाउन दो तरह की आती है। अगर इसके बाद में आपने लगाई कौन सी नाउन? काउंटेबल नाउन लगाई। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन अगर आपने लगाई है तो काउंटेबल नाउन को तो यूज करना पड़ेगा कैसा? प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। कैसी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फिर यूज कीजिए किसका? अनकाउंटेबल नाउन का। ये कंसेप्ट है इसका, या फिर अनकाउंटेबल नाउन यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन सही है आपकी। तो एक बार मैं आप लोगों को डिटरमिनर के रूप में इसका प्रयोग समझा देता हूं, एग्जांपल समझा देता हूं, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो समझिए, एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा गया कि ऑल स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द गिवन प्रोजेक्ट। यह सेंटेंस लिखा गया। अब इस सेंटेंस की यदि हम बात करें तो आप समझिएगा, ऑल स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द गिवन प्रोजेक्ट। इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड ऑल, आफ्टर इट वी आर यूजिंग अ नाउन स्टूडेंट। कौन सी नाउन है ये? काउंटेबल है।
और काउंटेबल जब आती है तो प्लूरल फॉर्म में आती है, इसलिए प्लूरल है। इसके बाद वर्ब भी कैसी लग गई, प्लूरल लग गई, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस आपको ऐसा दे दिया जाए कि ऑल फर्नीचर हैज बीन sold out, this one, in this sentence we are using this word all and after it we are using the word furniture। और फर्नीचर कौन सी नाउन है, कौन सी नाउन है फर्नीचर, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज होना बिल्कुल सही है, बस ये देख लेना वर्ब इसके बाद में हो वो सिंगुलर हो। तो यानी ऑल के साथ में काउंटेबल नाउन आ रही है तब तो आएगी कैसी, प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल है तो कोई दिक्कत है नहीं, अनकाउंटेबल में तो सिंगुलर प्लूरल का कोई होता ही नहीं है मैटर ही। अब बात आती है कि ऑल जब प्रोनाउन के रूप में यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों कैसे ले लेता है। यहां तो चलो हमारे पास नाउन थी, उनके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब लगा दी हमने, लेकिन डायरेक्ट ऑल के बाद में कैसे यूज कर ले। और वैसे मेरे ख्याल से सिंगुलर यूज होने में तो आपके पास काफी एग्जांपल है। ऑल इज वेल भी आपके पास एक एग्जांपल है, 3 इडियट्स मूवी का गाना था ऑल इज वेल, तो ऑल के साथ इज लगा दिया। एक सेंटेंस आपने और सुना है, कहावत सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो वहां पर भी ऑल के साथ ग्लिटर्स एस लग रहा है, इज लगा रखा है बाद में, वो भी सिंगुलर है। प्लूरल का कोई एग्जांपल कैसे होगा इसका यूज, तो उसे समझिएगा आप। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई आस्क्ड हिम टू चेक the books in my study hall, so after having checked he told me that ऑल वेल। एक सेंटेंस तो आया ये, एक सेंटेंस आया आई आस्क्ड हिम टू चेक द वॉशिंग मशीन तो after having checked he told me that all, और ब्लैंक दे दिया और फिर दे दिया वेल। अब इन सेंटेंसेस से मैं समझता हूं कि ये तो खैर क्लियर हो ही जाएगा ऑल तो, और इसी के साथ आपका एनी भी क्लियर हो जाए कि एनी के साथ प्लूरल नाउन यूज करने का वहां पर क्या लॉजिक था, सिंगुलर और प्लूरल कैसे डिसाइड होते हैं। इस सेंटेंस में हमें ऑल के बाद जो ब्लैंक दे रखा है इसमें एक वर्ब का यूज करना है। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए पहले आप ये ध्यान दीजिएगा किसने किसके लिए चेक करने के लिए बोला है, बुक्स को चेक करने के लिए। तो उसने कैसी नाउन को चेक करने के लिए बोला है, ऑलरेडी प्लूरल नाउन के लिए बोला है। और जब प्लूरल नाउन के लिए बोला है तो उसने चेक भी प्लूरल नाउन की होंगी, तो जवाब भी वो किस रूप में देगा, प्लूरल फॉर्म के रूप में देगा। और प्लूरल रूप में देगा तो यहां पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। कौन सी कैसे लगाएंगे, क्या आ जाएगा, आई आस्क्ड हिम टू चेक द बुक्स इन माई स्टडी हॉल, सो आफ्टर हैविंग चेक्ड ही टोल्ड मी दैट ऑल आर वेल। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आर कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब के हिसाब से तो चलो मान लें, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न का आंसर जो है वो गलत है। क्यों, क्योंकि एक तरफा ही आप डिसीजन मत लो। मैंने आपसे कहा है ग्रामर का ये मतलब नहीं होता कि एक टॉपिक पढ़ो तो दूसरे टॉपिक को भुला दो। अरे भैया ये टोल्ड नहीं दिख रहा आपको, टोल्ड कौन सा टेंस है, पास्ट, तो आगे भी कौन सा आएगा, पास्ट, तो पास्ट की प्लूरल लगा दो। भैया मैं मना कहां कर रहा हूं, लेकिन आपको लगाना तो यहां वर्ब को पड़ेगा ना, आर कैसे लगा देंगे आप। ये बात तो सही है कि आपने डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू द वर्ड बुक्स वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब इन दिस ब्लैंक, लेकिन आर क्यों, सेंटेंस तो पास्ट में चल रहा है ना, तो पास्ट का यूज होगा यहां पर वर्ब का,
अब अगले में क्या आएगा, हाँ अब अगले में तो फटाफट बता देंगे आप कि सर अगले में भी क्या है, टोल्ड आ रहा है और उसने चेक करने के लिए कहा किसको, वॉशिंग मशीन को, जो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर, तो इसमें आ जाएगा ऑल वाज वेल हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। तो यह है आपके ऑल का कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से अब आपको एनी का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए कि एनी के साथ क्यों हमने प्लूरल लगाई वर्ब, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सेंटेंस जो उसने दे दिया उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहां वो कह रहा है कि वो किसी चीज की बात कर रहा है, उसने क्वेश्चंस पूछे हैं कितने, एक से ज्यादा, और ऑलरेडी मेंशन कर दिया उसने। अगर मेंशन नहीं करता तो वो कहता पता नहीं कितने पूछे उसने कितने नहीं पूछे, तो उस कंडीशन में उसको सिंगुलर मान के वो कह देता एनी क्वेश्चन। लेकिन उसने मेंशन किया है स्पेशली कि 5 क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो किन्हीं भी प्रश्नों का मतलब कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं थे, 2 या 2 से अधिक ऐसे प्रश्न हो जिनका दे दिया हो, कुछ छोड़ दिए हो, कुछ का दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से उन्होंने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। क्लियर कंसेप्ट। तो एक बार आप इस सेंटेंसेज को और इसके आगे जो कंसेप्ट है उन्हें एक बार मैं आपको इसे वापस कर देता हूं स्लाइड को, और उस एनी को वापस समझ लेना जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब समझो इसको एनी को कि क्या है। कर लिया कंप्लीट भैया आपने सबने? ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट है अभी अभी हमने जो डिस्कस किया था उसे मैं आप एक्सप्लेन कर देता हूं यहां ऑल का। ठीक है, ये तो है इसका बेसिक रूल जो आपको पढ़ना है। अब यहां पर एक पॉइंट और है, वो मैं फिर से आपको यहां पर बता दूं। अब ये चीजें तो क्लियर हो गई, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आई थिंक एनी भी समझ में आ गए होगा अब तो आपको। अब हम यहां बात कर लेते हैं अपने ऑल से संबंधित एक और बात कर लेते हैं। क्या सर अब क्या बताने वाले हो ऑल का? मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं यहां, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ और चर्चा कर लूं एक बार, जो हम पहले चर्चा हालांकि कर चुके हैं उसके, लेकिन उसे याद दिला दूं आपको। क्या है कंसेप्ट समझना, और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, उसे समझना जरूरी है। हमने एक नाउन पढ़ी थी, कौन सी नाउन? कलेक्टिव नाउन पढ़ी थी। कौन सी नाउन पढ़ी थी? कलेक्टिव नाउन पढ़ी थी। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमने कहा था कि कलेक्टिव नाउन अपने आप में कैसी होती है, सिंगुलर होती है। यहां तक तो क्लियर था, है जी, सिंगुलर होती है। और अगर सिंगुलर होती है तो वर्ब भी कैसी लेती है, ये सिंगुलर लेती है। लेकिन एक कंसेप्ट ये भी हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन के साथ हकीकत में वर्ब कैसी लगेगी ये तो डिसाइड करेगा कौन? सेंटेंस डिसाइड करेगा। कैसे? तो वहां मैंने कहा था कि कलेक्टिव नाउन के 2 केस होते हैं। अगर मान लीजिए ये सेपरेशन को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे? सेपरेशन को या यूनिट्स को रिप्रेजेंट करे, तब तो ये अपने साथ लेती है कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब लेती है। और अगर ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करे, सिंगल यूनिट को मतलब यूनैनिमिटी को, यूनैनिमिटी का मतलब क्या होता है? एकजुटता। यूनैनिमिटी का मतलब क्या होता है? एकजुटता को अगर रिप्रेजेंट करती है तब ये यूज करेगी अपने साथ कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब भैया? सिंगुलर वर्ब को यूज करती है। ठीक है, सेंटेंस हमने जैसे कि लिखा था वहां पर, सेंटेंस से समझना, द जूरी passed the bill without any अपोजिशन। एक सेंटेंस तो है ये, और दूसरा है द जूरी
passed the bill with a majority. My dear, in these two sentences, इन दो सेंटेंसेज में अगर हम सेंटेंसेज को इनको दोनों को पढ़ें तो कंसेप्ट हमें पता लगता है कि इसमें भी जूरी है और इसमें भी जूरी है, और हमें यहां पर दोनों में ही जो वर्ब फिल करनी है वो किस में से चूज करनी है, हैज और हैव में से, और यहां पर भी लेनी है किस में से, हैज और हैव में से। यहां लेकिन पहले सेंटेंस में हम बात करते हैं तो यहां दे रखा है एनी अपोजिशन, यानी बिल को पास तो किया लेकिन उनके विरुद्ध कोई नहीं था, यानी जितने भी मेंबर्स थे वो सब एकजुटता को बता रहे थे या उनमें विभाजन था। तो आप कहेंगे सर जब कोई विरोध में ही नहीं था तो विभाजन कैसा, तब तो एकजुटता है, और अगर एकजुटता होती है तो फिर वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। सो माय डियर, इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब हैज। यहां तो आप हैज यूज कर लेंगे, लेकिन अगले सेंटेंस में हमने बात की कि द जूरी पास्ड द बिल विद अ मेजोरिटी, एकजुटता से नहीं, मेजोरिटी से, बहुमत से। और आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि अगर वहां मेजोरिटी रही होगी तो माइनॉरिटी भी रही होगी, बहुमत रहा होगा तो अल्पमत भी रहा होगा। तो अल्पमत और बहुमत कितनी यूनिट बन गई, दो, तो कितनी यूनिट हो गई, दो। तो सेपरेशन और यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर वर्ब कैसी लेगी, ये प्लूरल वर्ब लेगी। सो माय डियर, वी हैव टू यूज हैव इन दिस ब्लैंक। तो इस सेंटेंस में किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा। क्लियर। अब इस बात को जब हम करते हैं, अप्लाई जब हम करते हैं किसके ऊपर, ऑल के ऊपर, ऑल विद सिंगुलर नाउन, प्लूरल के साथ तो पढ़ ही लिया, वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ आप ऑल का प्रयोग कैसे करते हैं, ये एक विशेष बात है। तो इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऑल जो है सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा तो इसका मतलब है सिंगल सा कंसेप्ट है, यूनेनिमिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, यूनेनिमिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एकजुटता को रिप्रेजेंट करेगा, एकजुटता को रिप्रेजेंट करेगा। एकजुटता को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, आफ्टर द डेथ ऑफ द फेमस, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, आफ्टर द डेथ ऑफ द फेमस पॉलिटिशियन महात्मा गांधी, ऑल द नेशन started mourning। इस सेंटेंस को देखिए अब आप, यहां आपने ऑल शब्द का यूज किया लेकिन शब्द आगे क्या आया, नेशन आया, जबकि नेशंस यूज करते क्या, हम नहीं करते। नेशंस यूज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां नेशंस का मतलब तो एक से ज्यादा देश हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति जो हमारे ही देश से संबंधित था तो उसके लिए विलाप भी कौन करेंगे, हमारे देश के निवासी करेंगे। और देश के निवासियों को एक शब्द में रिप्रेजेंट करना हो तो नेशन वर्ड यूज किया जाता है। यहां नेशन वर्ड का मतलब क्या है, पीपल ऑफ द नेशन, पीपल ऑफ द नेशन। नेशन तो कोई एक ही चार दीवारी या फिर कोई एक धरातल, जो एक हमारे जो भी टोपोग्राफी है या हमारा जो भी एरिया है भारत का, वो तो नहीं रोया होगा, माउंट नहीं किया होगा उन्होंने तो विलाप नहीं किया होगा। विलाप किसने किया, वहां के लोगों ने।
और सभी लोगों ने यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी लोग विलाप में यानी पूरे एरिया को कवर किया उसने, इस फैक्ट ने। और वहां यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें व्यक्ति ने विलाप नहीं किया हो, यानी हर क्षेत्र में उनसे संबंध, हालांकि कुछ विरोधी भी थे तो उनके पक्षधर भी थे, उनके पक्षधर जो है वो हर क्षेत्र में थे। तो यानी एक तरीके से जितने भी, ऐसे मान लीजिए कि जितने भी गांव थे, ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा समझिए। ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम किया जाता है, भंडारा टाइप से किया जाता है या फिर कोई जीवन किया जाता है ना, तो उसमें क्या कहते हैं आप लोग, 5 गांवों को न्योता दिया है, 5 गांव जिमाए हैं, 10 गांव जिमाए हैं, 15 गांव जिमाए हैं, तो इसका मतलब 15 गांव के एक एक व्यक्ति को, मतलब 100% लोग जिम के गए थे क्या? नहीं। अगर उस गांव का कोई प्रतिनिधि भी आकर जिम के चला गया तो इसका मतलब नाम हो गया कि उस गांव से भी व्यक्ति आया। यही तो होता है। तो वही बात है कि पूरे देश में जिस जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, जितने भी क्षेत्र थे, उनमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर था जिसने उनकी मौत पर क्या किया था? विलाप किया था। तो इसका मतलब पूरे देश ने। अब वैसे तो नेशन तो काउंटेबल नाउन है ना, नेशन का तो नेशंस बनता है, लेकिन फिर भी हमने इसको प्लूरल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नेशन शब्द जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल ऑफ द नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं मान लेना है आपको, बहुत सी चीजें पता लगेंगी आपको डिटर्मिनर्स में। ये तो अभी एक एक चीजें पता लग रही हैं आपको, आगे तो ये भी पता लगेगा कि हमें आज तक बता दिया गया कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, तो उसमें भी सुधार करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सी चीजें हैं जहां हमें बात करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां ऑल के साथ नेशन वर्ड का सिंगुलर का आना बिल्कुल सही है। जब हम यहां यूनैनिमिटी की, एकजुटता की बात कर रहे हैं, सभी को शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर नाउन आती है ऑल के साथ। क्लियर कंसेप्ट? तो मेरे ख्याल से सम, एनी और यहां पर ऑल, इनको सबको हमने पढ़ा और काफी हद तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद में, ऑल के बाद में हम अगला कंसेप्ट लेते हैं अपना, और अगला कंसेप्ट है हमारा कौन सा? एक तो है कौन सा? मच, और इसी के साथ हम लिखेंगे किसको? मैनी को। इनको तो भैया बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर मैनी को कंप्लीट करने के बाद में मैं इसी के कंपेरेटिवली दूसरा जो शब्द है मैनी, अ और एन, वो भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, समझिएगा। मच और मैनी की बात करते हैं तो मच का ये तो आप लोगों को सबको पता है, खैर बेसिक रूल तो मैं समझता ही हूं, आपको सबको क्लियर होगा। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। और ये भी ध्यान रखना है, काउंटेबल में बेसिक रूल है इसका क्या? कि प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है। किसके साथ? प्लूरल के साथ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। बाकी इन दोनों के जो रूल्स चलते हैं वो कॉमन चलते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन रूल्स क्या चलते हैं समझिएगा। इन दोनों का ही प्रयोग बहुत गलत तरीके से होता आया है आज तक, आपको विशेष ध्यान रखना है। जबकि कि इनका प्रयोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज में ही किया जा सकता है। किसमें? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में ही इसका प्रयोग हो सकता है, मच का और मैनी का। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें मच और मैनी का प्रयोग डायरेक्ट नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका कोई एक रूल विशेष होगा, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आपको ये मानना है कि मच और मैनी जो है वो या तो आते हैं इंटरोगेटिव में और या फिर आते हैं किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल से समझो, मैंने आप लोगों को लिखा है ही हैज स्टडीड मैनी बुक्स। यह सेंटेंस आपको लिखकर दिया गया, ठीक है? तो अब इस सेंटेंस को देखिए, शुरू से लास्ट तक पढ़िए। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, कैसा है? अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव में मच और मैनी का प्रयोग नहीं होता, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मैनी यहां पर गलत है। मैनी गलत है यहां पर। तो फिर क्या यूज होगा यहां पर? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम यूज करेंगे किसका?
अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे, विशेष ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें आगे इसको दूसरे तरीके से लिखने की, कि हम लिखें ही हैज नॉट स्टडीड मैनी बुक्स। अगर ये सेंटेंस लिखकर अब आपसे पूछ लिया बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप ध्यान रखिएगा इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड नॉट, दैट इज रिलेटेड टू नेगेटिव सेंस, जो नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस सही हो गया अब। लेकिन आप अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे समझिएगा, आप सेंटेंस कहते हैं ही हैज यूज्ड मच मिल्क इन दिस प्रोडक्ट, दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ही हैज यूज्ड मच मिल्क। अब यहां पर मच का प्रयोग कर रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहां पर भी आप यूज करेंगे किसका? अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे। तो एक चीज तो हमारे यहां साथ के साथ ये भी क्लियर हुई कि अ लॉट ऑफ जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी अलॉट मिल्क के साथ आया है अलॉट ऑफ, और वहां हमारे बुक्स के साथ आया था। तो काउंटेबल के साथ भी आ रहा है और अनकाउंटेबल के साथ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कंसेप्ट? अब इस सेंटेंस को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, हैज ही यूज्ड मच मिल्क इन दिस प्रोडक्ट। ये सेंटेंस लिखा, और इस सेंटेंस को लिखने के बाद में हमें पता लगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना इस सेंटेंस को बना देता है कैसा? इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मच का यूज होना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा आप कि 90% कंडीशन ऐसी चल रही हैं जिनमें मच और मैनी बेझिझक धड़ल्ले से अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज किया जा रहा है, जबकि ये सही नहीं है। माय डियर, मच एंड मैनी बोथ आर related to the category of determiners that can be used only in interrogative and negative sentences. वो interrogative और negative sentences में यूज किया जा सकता है इनका। लेकिन चूंकि सम और एनी ने क्या कर दिया? आदत लगा दी सभी डिटर्मिनर्स को कि कंडीशन बदल बदल के भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुविधा है यहां पर इस चीज की, और अगर सुविधा है तो इन्होंने भी क्या किया? यही बात फिर हमारे सामने रख दी कि सर हमारा भी प्रयोग कर लो, किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर लो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इनका प्रयोग कर तो लोगे, लेकिन इनके सामने कंडीशन रख दी कि तुम्हारा प्रयोग हम तभी कर पाएंगे अफर्मेटिव में जब तुम्हारा प्रयोग होगा किस रूप में? एज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में तुम्हारा प्रयोग जब होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्टिव? जो स्टार्टिंग में मैंने अगर आपको ध्यान हो तो प्रोनाउन टॉपिक जब डिस्कस करवाया था तब आपको दो शब्द बताए थे, आपको वॉइस के दौरान भी ये शब्द बताए थे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आपको प्रीपोजिशन का एक एग्जांपल दिया था, उसमें भी मैंने डिस्कस करके आपको बताए थे, तो बताया था ना आपको। तो ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव मीन्स बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स आफ्टर द वर्ब। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेसिक रूल ये है कि वर्ब के बाद, और सब्जेक्टिव मतलब वर्ब से पहले। क्लियर? तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मच और मैनी वर्ब से पहले आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इनका प्रयोग अफर्मेटिव में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? एग्जांपल से समझना। जैसे एक सेंटेंस लिखा गया, मैनी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग देयर, many students were playing there. My dear, this sentence is affirmative in itself. अपने आप में अफर्मेटिव है भैया, ये इंटरोगेटिव है नहीं, नेगेटिव है नहीं, फिर भी हम यूज कर रहे हैं किसका? मैनी का, क्योंकि पता लग गया कि वर प्लेइंग जो वर्ब है उस वर्ब से पहले इसका प्रयोग हो रहा है और सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में है। इसका मतलब ये वाक्य हमारा सही है, ये आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस मैं आपको और बता देता हूं
कई बार ये सेंटेंस भी आपको आ सकता है कि देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे सर इस सेंटेंस में तो वर्ब आर है और इसके बाद आप मैनी का प्रयोग कर रहे हो, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? माय डियर, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्यों सही है? क्योंकि ध्यान रखिएगा कि दियर से शुरू होने वाला सेंटेंस जो आपका ये है, उसमें वास्तविक सब्जेक्ट जो होता है या वास्तविक सब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो वर्ब के बाद ही होती है। क्या कह रहा हूं मैं? कि दियर से शुरू होने वाला या फिर इट से शुरू होने वाला, दो शब्द आपको याद रखने, दियर और इट। तो दियर और इट के केस में मैं लिखवा देता हूं इसको, जिसे अगर आप नोट करना चाहें तो ध्यान रखिएगा कि दियर और इट में जब सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं तो वर्ब के बाद में ही क्या होता है? रियल सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। यानी जो रियल सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो कहां आती है? वर्ब के बाद आती है। कहां आती है? वर्ब के बाद। तो इसलिए हमारा रूल तो वही बन गया ना फिर, कि सब्जेक्टिव के रूप में जब आएगा तो आप वहां अफर्मेटिव में भी मच मैनी का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्टिव ही तो है और सब्जेक्टिव है तो यहां यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कंसेप्ट? तो ये है आपका कंसेप्ट जिसे आपको उस तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर? मच और मैनी का रूल है ये। अब आता है नेक्स्ट में आपका मैनी, और इसी के कंपेरेटिवली आपको पढ़ना है क्या? मैनी अ और एन को। किसको पढ़ना है? मैनी अ और एन को पढ़ना है। अब मैनी को तो हमने पढ़ लिया था कि ये तो आपके यूज होती है काउंटेबल में। कौन सी नाउन होती है? प्लूरल नाउन होती है, उसके साथ यूज होता है। जबकि मैनी अ और एन, अ और एन लग गया ना, तो अ और एन का मतलब है नाउन तो काउंटेबल ही होगी होने को तो, लेकिन कैसी होगी? सिंगुलर, क्योंकि आर्टिकल पढ़ चुके हैं हम इससे पहले, और आर्टिकल और एन किस नाउन के साथ चलते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस शब्द से एग्जाम में 3 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एरर डिटेक्टिंग की बात करें या फिल इन द ब्लैंक की बात करें, कैसे भी बात करो, 3 प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं। कैसे? समझिएगा। एक सेंटेंस आपको दिया, मैनी अ स्टूडेंट वर डांसिंग देयर। एक सेंटेंस तो है आपके पास ये, क्लियर है? दूसरा सेंटेंस है मैनी अ स्टूडेंट्स वॉज डांसिंग देयर। अगला है मैनी अ स्टूडेंट्स वर डांसिंग देयर। ऐसे दे दे वो, या फिर इसी का दूसरा रूप है, अगर वो आपको ऐसे दे दे, मैनी स्टूडेंट वॉज डांसिंग देयर। वो इसको ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, बात बराबर ही है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। करेक्शन एक ही जगह होता है जिस जगह हम करेक्शन करना चाहेंगे। देखिए, अब पहला वाक्य है आपके पास, मैनी अ स्टूडेंट वर डांसिंग। मैनी अ कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, तो इसके नीचे लिख देता हूं एस। स्टूडेंट कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। और वर कैसा कॉन्सेप्ट है? प्लूरल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? प्लूरल कॉन्सेप्ट। अब आप बताइए, 3 कॉन्सेप्ट आपको दे रखे हैं, उनमें से मेजोरिटी किसकी है? तो आप कहेंगे सर सिंगुलर की है मेजोरिटी तो। और अगर सिंगुलर की मेजोरिटी है तो इसका मतलब प्लूरल में करेक्शन करना पड़ेगा। एंड माय डियर, वी हैव टू यूज वॉज एट द प्लेस ऑफ वर। तो यहां वर के स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? वॉज का यूज करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला सेंटेंस है जैसे कि आपका मैनी अ, वही मैनी आ गया। कैसा कंसेप्ट है बताओ? सिंगुलर कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर सिंगुलर कंसेप्ट है तो इसके आगे पढ़ लो क्या है?
आगे है स्टूडेंट्स, कैसा कॉन्सेप्ट है? प्लूरल कॉन्सेप्ट है। वॉज आ गया, कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगुलर कॉन्सेप्ट है। तो जरा देखिएगा, मेजोरिटी किसकी है? तो आप कहेंगे सर सिंगुलर की ही मेजोरिटी है, तो प्लूरल में करेक्शन करना पड़ेगा। सो माय डियर वी हैव टू यूज स्टूडेंट हियर। तो यहां स्टूडेंट्स नहीं, किसका प्रयोग होगा? स्टूडेंट का प्रयोग होगा। क्लियर? अगले में देखो, मैनी अ कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगुलर। स्टूडेंट्स कैसा कॉन्सेप्ट है? प्लूरल। वर कैसा कॉन्सेप्ट है? ये भी प्लूरल है। तो कितने प्लूरल कॉन्सेप्ट हुए? 2। तो यानी मेजोरिटी भी प्लूरल की हो गई। तो प्लूरल तो आपके मैनी अ के साथ तो लगते नहीं है, इसलिए अब यहां से आप हटा दो, किसको? अ को हटा दो, अकेला रख दो क्या? मैनी। और मैनी के साथ आपको पता है काउंटेबल में क्या चलता है? प्लूरल कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैनी के रहने से स्टूडेंट्स भी सही रह जाएगा और वर भी सही हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अगला देखिए, मैनी आ रहा है, कैसा कॉन्सेप्ट है? प्लूरल। स्टूडेंट आ रहा है, कैसा कॉन्सेप्ट है? सिंगुलर। और वॉज आ रहा है तो कैसा कॉन्सेप्ट है? ये भी सिंगुलर। तो मेजोरिटी किसकी है? सिंगुलर की। तो इसका मतलब मैनी के साथ तो सिंगुलर चलता ही नहीं है, और कोई एक सिंगुलर होता तो बदलते भी। यहां पर तो कितने प्लूरल सिंगुलर हैं? 2 सिंगुलर हैं, और 2 करेक्शन करना अलाउ नहीं है। तो फिर करेक्शन क्या करें कि तो ऐसा कंसेप्ट ढूंढ कर लाओ जो अपने साथ सिंगुलर ले। तो इस मैनी को अकेले को यूज करने की बजाय मैनी के साथ में लगा देंगे हम क्या? मैनी अ लगा देंगे, और मैनी अ लगाते ही ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। यह है कंसेप्ट इसका। क्लियर यहां तक? तो यह है आपके मैनी और मैनी अ और एन में डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए एक बार तो मैं आपको यहां चूंकि मैनी हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए अब मैं आप लोगों को कुछ जो शब्द डिस्कस करवाने जा रहा हूं, वो शब्द कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूं। हम अब कुछ ऐसे शब्द डिस्कस करेंगे एक साथ कंपैरेटिवली, जो बहुत अधिक मात्रा या संख्या को बताते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। कौन कौन से शब्द हैं मैं आपको एक बार मेंशन करके बता देता हूं, किस तरीके से उनका यूज होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, जिससे कि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वास्तविकता क्या है, शब्दों का वास्तव में प्रयोग कैसे होता है। तो समझना एक बार, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो आप। एक शब्द है हमारे पास क्या? मैनी। ये भी बहुत अधिक को बताता है। एक शब्द है हमारे पास क्या? सेवरल। ये भी अधिकता को ही बताता है। एक है हमारे पास वेरियस, ये भी अधिकता को बताता है। एक है हमारे पास शब्द अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ध्यान ये रखना, जब लॉट्स लगेगा तो अ नहीं लगेगा उसके साथ, और अ लगेगा तो लॉट के साथ एस मत लगाना। एग्जाम में जनरली प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, जिसमें दे दिया, मैं भी आपको सेंटेंस एक लिखकर बताऊंगा ऐसा ही, जिसमें ऐसे दे दिया जाता है अ लॉट्स ऑफ। और जल्दीबाजी में जब हम पढ़ते हैं तो एक एक अक्षर को कौन देखता है, तो वो हमसे गलत हो जाता है। और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक एक लेटर की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। तो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ आ गया। इसके साथ ही आपका एक शब्द है क्या? प्लेंटी ऑफ। एक शब्द है आपका कौन सा? अ गुड नंबर ऑफ। और एक है आपका कौन सा? अ ग्रेट नंबर ऑफ। ठीक है, और इसी के साथ एक आता है आपका इनफ। बताया ना मैंने, इनफ। तो इनफ शब्द जो होता है, इसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि इनफ क्या है। ठीक है, देखो एक शब्द है हमारे पास क्या? इनफ। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, परफेक्ट। ठीक है, ये आपके शब्द हैं। इनफ तो हालांकि इनके साथ जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, यानी इनके जैसा अर्थ नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिखा है। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कि इससे हमें इनको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? समझना। इनफ क्या होता है? आपके बताता है सफिशिएंट कंडीशन को, यानी जितनी जरूरत है उतना। इनफ वही होता है पर्याप्त।
और पर्याप्तता को यानी सफिशिएंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है इनफ। तो पर्याप्त होने को तो कौन बताता है? इनफ बताता है, लेकिन साथ में अ गुड नंबर ऑफ जो है ये भी क्या बताता है? सफिशिएंट कंडीशन को बताता है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर है कि ये इनफ जो होता है वो अपने खुद जिसको रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहे कि हाँ ये मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन अ गुड नंबर ऑफ जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है, और इसको हम कह सकते हैं कि एज पर रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उतना ही जब मिले तो उसके लिए हम गुड नंबर ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गुड नंबर ऑफ का। सफिशिएंट में तो फिर भी थोड़ी बहुत कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन वो आप क्या कहते हैं? पर्याप्त है। जैसे आप रोटी खाते हैं रोज की 4, किसी दिन आपको 3.5 मिली, तो आप आधी के पीछे हंगामा करेंगे क्या घर में? नहीं, आप ये कहेंगे हाँ कोई बात नहीं पर्याप्त है, ये तो कह देते हम। तो पर्याप्तता, सफिशिएंट जो कंडीशन है वो 100% को बताने के बावजूद पूर्ण 100% बताए ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसमें कहीं ना कोई एक कमी जो होती है वो रह भी सकती है कि हाँ लेकिन इतना है काम चलाया जा सकता है। और इस कंडीशन के रूप में आपके इन सभी शब्दों को जब बात करें तो कैसे हम डिस्कस करेंगे इसको समझना आप। मैं आपको बता दूं यहां कि सेवरल, मेन्यू को हम छोड़ देते हैं अभी। सेवरल जो है ये आता है सेम टाइप ऑफ, किसको रिप्रेजेंट करता है? सेम टाइप ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? सेम टाइप ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और सेम टाइप पर जब रिप्रेजेंट करेगा तो यानी एक ही प्रकार की जब होंगी नाउन, एक ही प्रकार की नाउन जब होती हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सेवरल का। लेकिन वेरियस आप तब यूज करते हैं जब बात करें हम किसकी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग प्रकार की नाउन जब होती हैं तो हम यूज करते हैं किसका? वेरियस का। तो सेंटेंस में होना जरूरी है सेवरल वेरियस, ऐसे नहीं कहीं पर भी लगा दो, नहीं नहीं, सेंटेंस मेंशन करके देगा आपको, और मेंशन करके यदि देगा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वहां वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, वैसा ही वर्ड यूज करना है। अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ जो हैं आप इसमें कहते हैं कि सफिशिएंट बट नॉट एज रिक्वायर्ड, यानी सफिशिएंट हो जाएगा, काम चला लेंगे हम, लेकिन उतना तो नहीं है जितना हमने मांगा था या जितनी हमें जरूरत थी। आपने किसी से 100 रुपए मांगे, किसी ने 95 रुपीज दिए, तो जितने मांगे उतने दे दिए क्या आपने? लेकिन फिर भी आप कहेंगे हाँ जब 100 में से यानी 95% जब आपको चीज मिल गई तो इसका मतलब ठीक है अब काम चलाया जा सकता है। इसके लिए आता है अ लॉट ऑफ, ठीक है। जबकि इनफ ऐसा नहीं बताता, इनफ बस क्या कह देता है कि हाँ सफिशिएंट है, वो ये नहीं कहता कम है कि ज्यादा है कि पर्याप्त है कि जितना चाहिए उतना ही है। और जबकि ये क्या बताता है? अ गुड नंबर ऑफ, कि सफिशिएंट है और उतना ही है जितना मांगा था। लेकिन ये कहता है कि सफिशिएंट तो है लेकिन उतना नहीं है जितना मांगा था। एक एक शब्द में देखो कितना अंतर छुपा हुआ है, माइनर सा डिफरेंस है इनमें। और इस चीज को जब आप समझ लेंगे तो डिटर्मिनर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आगे बढ़िए, प्लेंटी ऑफ, तो इसमें आपको जरूर ध्यान देना है सीम्स मोर देन रिक्वायर्ड, यानी दिखने में तो जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा दिखे, बट वेरी लिटिल, यानी बहुत कम होता है लेकिन काम भी नहीं चलाया जा सकता इससे। तो नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट भी नहीं है। दिखने में बहुत ज्यादा दिखेगा, जब भी आपको किसी चीज का एकदम से ढेर दिखता है तो आप कहते हो ओह कितनी ज्यादा नाउन है, लेकिन जब उसका प्रयोग होगा तब पता लगेगा ना इसका तो कि ये ढेर जो है वो सफिशिएंट भी होगा कि नहीं होगा, पर्याप्त तो होगा भी कि नहीं होगा, तब पता लगता है। तो ये ऐसा होता है। और अ ग्रेट नंबर ऑफ जो होता है वो होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जब मिल जाए तो उस कंडीशन में आता है अ ग्रेट नंबर ऑफ। और अगर इनमें से किसी भी कंडीशन का पता नहीं लगता तो हम यूज करते हैं किसका? फिर मैनी का प्रयोग करते हैं।
तो यानी इसमें हम ये लिख सकते हैं, नॉट एनी ऑफ द बिलो मेंशन्ड कंडीशन। इनमें से जो नीचे मेंशन की गई है, इनमें से कोई भी कंडीशन जब नहीं होती तो हम यूज करते हैं किसका, मैनी का प्रयोग तब होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये भी इन शब्दों का एक कंसेप्ट है जो आपको यूज करना है और इसी के अकॉर्डिंग आगे आपको बढ़ना है। अब इनके रही एग्जांपल्स की बात, तो मैं समझता हूं आज की क्लास में आपने बहुत कुछ चीजें ऐसी पढ़ी हैं जो कंफ्यूजेबल पोजीशन वाली हैं, और ये तो ऑब्वियसली बहुत ऐसा है। तो मैं समझ रहा हूं कि इसको अब जब मैंने बता दिया है तो इसके एग्जाम्पल बताने से पहले आपको समय दे दूं कि इसे आप एक बार अपने स्तर पर थोड़ा सा रिवाइज कर लें और इसे अपने स्तर पर मनन करके विचार करके इसे समझ लें कि हाँ इसका प्रयोग कैसे होता है। फिर इसके जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम और इसको बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर लेंगे और तब आपका ये क्लियर भी हो जाएगा। इसके बाद में हम जब लेंगे तो अगला वर्ड जो होगा आपका ऑल तो हो ही गया, बोथ आ गया। तो बोथ में, ईदर में, नीदर में डिफरेंस हम करेंगे कि सेंटेंस में बोथ, ईदर, नीदर का पता कैसे लगे कि यहां बोथ आएगा या ईदर आएगा या नीदर आएगा, और क्या कंडीशन होती है बोथ की वो भी हम पता लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फ्यू की कैटेगरी और लिटिल की कैटेगरी भी हमें डिस्कस करनी है, और इनफ का प्रयोग कैसे कैसे वाक्य में किया जाता है। यहां तो हम केवल इतना सा पढ़ रहे हैं कि हाँ ये सफिशिएंट कंडीशन को बताता है, वास्तव में इसका कैसे प्रयोग होता है वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।